हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का फर्स्ट वीडियो लेके आए हैं और इस वीडियो में हम इस अपने लेक्चर में मोशन को डिस्कस करेंगे। मोशन हमारा चैप्टर है, ये फिजिक्स का पहला चैप्टर है मोशन, और इसको डिस्कस करना है हमें। जब भी मोशन की बात आती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि व्हाट इज मोशन, व्हाट इज मोशन, और दूसरी बात आती है व्हाट इज रेस्ट। क्या चीज चल रही है, क्या चीज रुक रही है, क्या चीज रुकी हुई है, क्या चीज मूव कर रही है। हाउ कैन यू जस्टिफाई व्हेन वी से समथिंग इज इन मोशन? हाउ विल यू डिफाइन? आप अपने आप को या किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे डिफाइन करोगे कि ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है? सोचो, कैसे डिफाइन करोगे आप? तो सिंपल डेफिनेशन है, मान लो ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ये ब्लैक मार्कर, ये रेड मार्कर। अगर ब्लैक मान लो रुका हुआ है और रेड मार्कर यहां से इधर जा रहा है, तो ये मोशन में कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि रेड और ब्लैक के बीच का सेपरेशन बार बार चेंज हो रहा है। देखो, सेपरेशन चेंज हो रहा है। अब देखो, ये दोनों चल रहे हैं ऐसे। अगर मैं अपने आप को देखूं तो मुझसे ये दोनों दूर जा रहे हैं, पर इन दोनों के बीच का सेपरेशन और डिस्टेंस बिल्कुल कांस्टेंट है। ये दोनों एक दूसरे के लिए रेस्ट पे है। जैसे आप एक चलती हुई कार के अंदर आप बैठे होते हो, आपके साथ वाला पैसेंजर, बस के अंदर भी ऐसा होता है, कार के अंदर भी ऐसा होता है। अगर आप मोटरसाइकिल पे हो, दो लोग एक साथ बैठे हुए हैं, तो वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे होते हैं। बस में आप सभी चल रहे हो, तो आप क्या सोचोगे? वो बंदा भी चल रहा है, आप भी चल रहे हैं, पर आपके और उसके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा जो आपके साथ बस में है, पर बाहर वालों के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो मोशन क्या होता है? अगर कोई मोशन की डेफिनेशन हमको बोले तो हम बोलेंगे कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन with time with respect to surrounding, it is called in motion। यानी कि आपको अगर मोशन को डिफाइन करना है तो आपको सराउंडिंग चाहिए। मैं जैसे मूव कर रहा हूं, अगर मैं देख रहा हूं कि मेरे पास पहले ये मार्कर है और अब मैं यहां आ रहा हूं, मैं इस मार्कर से इस मार्कर के पास आ गया, यानी मैं मोशन में हूं। जैसे हम ट्रेन में मूव करते हैं, हमें कैसे पता चलता है कि हम मोशन में हैं? ट्रेन में कभी हमें पहाड़ नजर आता है, कभी ब्रिज नजर आता है, कभी मकान नजर आता है, तो वी कैन से दैट वी आर इन मोशन बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस changes continuously or the separation between objects are changes। तो जब भी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज आता है तो उसको हम मोशन कहते हैं। इसी तरह से कोई पूछे व्हाट इज रेस्ट, तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट doesn't changes, its position with time with respect to surrounding, यानी आपके आसपास की चीजों के रिस्पेक्ट में आप अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे। जैसे आप अपने रूम में बैठे हुए हो, आपके रूम में बेंचेस हैं, आपके रूम में मान लो लॉकर है, बेड है, डिफरेंट चीज़ें हैं, उनके बीच का और आपका डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, तो आप अपने को रेस्ट पे कहते हो।
आप बस के अंदर बैठे हो, बस के पैसेंजर्स के रिस्पेक्ट में आप रेस्ट पे हो, बाहर वाले ऑब्जेक्ट के लिए आप मोशन में हो सकते हो। तो ये बात कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि रेस्ट एंड मोशन आर इंटर रिलेटेड। ध्यान रखें, एक ऑब्जेक्ट जो आपके लिए मोशन में है हो सकता है किसी और के लिए रेस्ट में हो, आपके लिए कोई ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में है हो सकता है किसी दूसरे के लिए वो मोशन में हो। हमने बस का एग्जांपल लिया था कि बस में आप बैठे हो, दूसरा पैसेंजर है, आप दोनों किसी आउटसाइड पैसेंजर के लिए जो रोड पे चल रहा है उसके लिए यू टू आर इन मोशन, बट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर आप मोशन में नहीं हो, आप रेस्ट में हो। जब आप प्लेन में होते हो, किसी भी व्हीकल के अंदर होते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि आप क्या हो, उसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हो। आप सोचो, आपका जो अर्थ है, हमारा अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है लगातार, पर हमें फील नहीं होता कि हम मोशन में हैं, क्योंकि हमारे आसपास की सभी चीजें उसी स्पीड से मूव कर रही है, सभी चीजें। तो वी एज्यूम कि हम सभी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हैं। तो रेस्ट और मोशन दोनों के दोनों इंटर रिलेटेड हैं, ये ध्यान रखें। एक ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, मान लो वी हैव 3 ऑब्जेक्ट्स, हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट हैं, ए, बी और सी। इट मे पॉसिबल कि ये इसके लिए रेस्ट में हो पर इसके लिए मोशन में हो, यहां मोशन हो और यहां रेस्ट हो। पॉसिबल अगर मान लो ये दोनों एक व्हीकल के अंदर हैं और ये रुका हुआ है, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में होंगे पर इसके लिए मोशन में होंगे। तो रेस्ट और मोशन आर इंटर रिलेटेड। तो जब हम रेस्ट को या मोशन को डिफाइन करते हैं तो सबसे पहले हमें रेफरेंस पॉइंट बताना होता है। वी नीड रेफरेंस पॉइंट। बिना रेफरेंस पॉइंट के आप रेस्ट और मोशन को डिफाइन नहीं कर सकते। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? अ पॉइंट with respect to which we define rest और motion। ये रेफरेंस पॉइंट है हमारे पास, ध्यान रखें। इसके बाद आपको पता होना चाहिए ऑब्जर्वर क्या होता है। ऑब्जर्वर इंस्ट्रूमेंट हो सकता है या मशीन कह दो या पर्सन कह दो, which observes the state of motion। जो ऑब्जर्व करने का काम करता है कि भाई कोई चीज चल रही है कि नहीं चल रही है, कि क्या हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वर। फिर बात आती है ऑब्जेक्ट क्या होता है। ये बेसिक टर्म्स हैं जो आपको रेस्ट और मोशन को डिफाइन करने के लिए। ऑब्जेक्ट क्या है? पार्टिकल, बॉडी, सिस्टम, पर्सन, कुछ भी which moves or at rest, to whom we observe। जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं कि वो रुका हुआ है, कि चल रहा है, वो कोई पार्टिकल भी हो सकता है, कोई इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है, आप भी हो सकते हो, कुछ भी चीज जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जिसकी मोशन को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। और जो ऑब्जर्व करता है उसको ऑब्जर्वर कहते हैं। जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व करता है उसको रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। ये ध्यान रखें आप। इसके बाद आपने ऑब्जेक्ट तो पढ़ लिया, फिर आपको पढ़ना पड़ेगा पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो स्क्रीन को पॉज करके इसको राइट डाउन करें और अब हम पॉइंट ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं कि पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। कई बार फिजिक्स में हमें पॉइंट ऑब्जेक्ट की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट ये क्या होता है? When
distance travel by an object is very large as compared to its size. It is called point object. देखो, ये एक ट्रेन है, ये ट्रेन है ए और बी। ट्रेन लगभग 150-120 मीटर के करीब होती है। बहुत बड़ी लंबाई होती है ट्रेन में, आपको पता है 20-25 बॉगीज होती हैं, लेंथ बहुत बड़ी होती है। तो ये ट्रेन इतनी बड़ी होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी। और मैं यहाँ से स्टेप काउंट कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि ट्रेन के इस एंड से लेकर के और इस एंड तक मेरे को 1500 स्टेप्स चलने पड़े। अब एक स्टेप ज़्यादा या एक स्टेप कम, या मान लो ये ट्रेन यहाँ से शुरू होती है और मैं यहाँ से चला, मेरी बॉडी अब ट्रेन के, मान लो देखो ये अब मैं यहाँ से यहाँ पर चाहे स्टेप खत्म कर दूँ, चाहे यहाँ आके खत्म कर दूँ, मेरा साइज इस डिस्टेंस के आगे कुछ भी नहीं है। 120 मीटर कहाँ 1-2 मीटर, कोई मायने नहीं रखता। जैसे मैं बोलूँ कि एक और एग्जांपल लो आप, एक पोल है, ये पोल है इलेक्ट्रिसिटी का, और ये ट्रेन है, 150 मीटर की ट्रेन है। मैं आपको कहता हूं कि 150 मीटर की ट्रेन है और इस पोल को 5 सेकंड में क्रॉस करती है। आप स्पीड बताओ। 150 मीटर का पोल है और ये ट्रेन इस पोल को 5 सेकंड में क्रॉस करती है। टाइम बताओ, व्हाट इज द टाइम? आप सिंपल फॉर्मूला लगा देते हो, खुद ट्राई करो। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सॉरी मैं स्पीड पूछा आपसे, टाइम नहीं। क्वेश्चन देखो, ये 150 मीटर की ट्रेन है और एक पोल को 5 सेकंड में क्रॉस करती है, स्पीड बताना है। तो छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इज व्हाट? 150 मीटर, टाइम कितना? 5। तो स्पीड आ जाएगी आपकी 30 मीटर पर सेकंड। अगर ये पोल जो है लगभग 25-30 सेंटीमीटर का होता है, 30 सेंटीमीटर, आपने इस पोल के साइज को कंसीडर नहीं किया, तो ट्रेन के आगे ये पोल पॉइंट ऑब्जेक्ट है। यहीं पर अगर मैं क्या बोलता आपको कि मेरे पास एक ब्रिज है और इस ब्रिज की जो लेंथ है, लेंथ कितनी है? ब्रिज की लेंथ है 30 मीटर और एक ट्रेन 150 मीटर की इसको 10 सेकंड में क्रॉस करती है। मुझे स्पीड बताओ। ये ट्रेन पोल को क्रॉस कर रही थी, वही ट्रेन है ये। अब ब्रिज को क्रॉस करती है, बट ब्रिज का साइज कितना है? 30 मीटर। इस केस में आप ब्रिज को इग्नोर नहीं करोगे। अगर आपको स्पीड निकालनी है तो क्या करोगे? 30 प्लस 150, 180 डिवाइडेड बाय 10, 18 मीटर पर सेकंड। तो ये जो पोल है, दिस इज पॉइंट ऑब्जेक्ट। जब डिस्टेंस हम ट्रेवल कर रहे हैं, वो डिस्टेंस जब बहुत ज्यादा लार्ज हो साइज के कंपैरिजन में, तो उस ऑब्जेक्ट के साइज को हम इग्नोर कर देते हैं। इट इज कॉल्ड पॉइंट ऑब्जेक्ट। जब भी आप ऑब्जेक्ट के साइज को इग्नोर कर रहे हो, हम उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं। तो लिखें आप पॉइंट ऑब्जेक्ट। बेटा स्क्रीन को पॉज कर करके डेफिनेशंस राइट डाउन कर लें, क्योंकि हम भूल जाते हैं और मिटा दिया जाता है इसको। तो हमने ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट सब पढ़ लिया। अब जब हम मोशन की बात करते हैं तो हमें ये कभी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि टाइप्स ऑफ मोशन क्या क्या होते कितने हैं और आपको पढ़ना क्या है। देखो, एक होता है वन डायमेंशनल मोशन, दूसरा होता है 2 डायमेंशनल मोशन,
और तीसरा होता है 3 डायमेंशनल मोशन। आपको कई जगह यहां 1D लिखा हुआ मिलेगा, कई जगह 2, इसको 2D लिखते हैं, D कैपिटल D, और यहां 3D लिख देते हैं, 3D मोशन। ये 3 टाइप के मोशन ही होते हैं और आपको सिर्फ आपके क्लास 9th में ये मोशन पढ़ना है। देखो डायमेंशन का क्या मतलब होता है? डायमेंशन का मतलब होता है पैरामीटर्स। जैसे आपका रूम है, आपके रूम में एक लेंथ है, एक विड्थ है और दूसरी हाइट है। आप कहते हो ना रूम 10 बाई 10 का है, यानी 10 फुट उसकी लेंथ है, 10 फुट उसकी विड्थ है और हाइट भी लगभग 10 से 12 फुट रखते हैं हम मकानों की। तो हमारा जो रूम है वो 3 डायमेंशन में है। रूम का जो फर्श है जिसको फ्लोर कहते हो आप और रूफ कहते हो वो 2 डायमेंशन है, वॉल भी 2 डायमेंशन है, ये बोर्ड भी 2 डायमेंशन है। 2 डायमेंशन का मतलब एक लेंथ और एक विड्थ, एक एक्स एक्सिस जैसे आप बनाते थे, याद है आपको, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और 3 डायमेंशन में एक चीज और आ जाती है जेड एक्सिस। ये अभी तक क्लास 9th में आपने ये बनाया होगा, ये एक्स एक्सिस वाई, एक्स एक्सिस ये ग्रीन वाला, वाई एक्सिस ये ब्लैक वाला। पर ये देखो इस पर अगर ये परपेंडिकुलर हो जाए तो ये जेड एक्सिस कहलाता है। ये 3 डायमेंशन है, ठीक है। 1 डायमेंशन मोशन क्या है? देखो ये रूम है और मैं भी इसके साथ साथ चल रहा हूं सिर्फ इधर, यानी कि ये जो 3 डायमेंशन है, ये एक्स वाई जेड, अगर ओनली वन कोऑर्डिनेट, यानी कि आइदर एक्स या वाई या जेड, सिर्फ एक चीज चेंज करे, बाकी चीजें चेंज ना हो, या तो एक्स चेंज हो या वाई चेंज हो या जेड चेंज हो, उसको बोलते हैं 1 डायमेंशनल मोशन। जैसे एग्जांपल देखो, अगर आप x = 5 पे थे और x = 10 पे पहुंच गए, ये आपका 1 डायमेंशनल मोशन, ये x में मोशन है 1 डायमेंशन में। अगर आप यहां पर हो और यहां से यहां मान लो 2 है और यहां 10 है, तो ये आपका 1 डायमेंशनल मोशन है y एक्सिस में। तो आप सिर्फ अगर एक तरफ एक स्ट्रेट लाइन में या तो x में जा रहे हो या तो y में जा रहे हो, इसको बोलते हैं 1 डायमेंशनल मोशन। आप सीधे जाओ एक ही लाइन में, ना इधर होना है ना इधर होना, बिल्कुल सीधे स्ट्रेट लाइन 1 डायमेंशनल मोशन कहलाता है। अब वो आप ऊपर भी जा सकते हो बिल्कुल सीधे, वो आप इधर भी जा सकते हो बिल्कुल सीधे, चॉइस इज योर्स, बट आपको ना टेढ़ा होना है ना ऊपर जाना है, सीधा एक लाइन में जाना है, 1 डायमेंशनल मोशन। अगर आप अपने फर्श पे कहीं भी मूव करते हो एक्स और वाई, जैसे देखो ये मार्कर है 2, ये मार्कर, अगर मैं खाली इस इधर मूव करूं तो ये 1 डायमेंशनल मोशन है, या मैं इधर मूव करूं तो ये 2 ये भी 1 डायमेंशनल मोशन है। बट मैं इधर आऊं तो मैं यहां आया, देखो मैं यहां था 0 0, मैं यहां आ गया तो मैंने थोड़ा ये भी ट्रेवल किया, थोड़ा ये भी, ये 2 डायमेंशनल मोशन है। जैसे देखो मैं यहां से यहां आ गया, पहले मैं यहां था, यहां मेरा x भी 0 है और y भी 0 है ओरिजिन, अब मैं यहां आ गया तो मैंने x में इतना ट्रेवल किया है, ये वाला, ये x में, और y में इतना ट्रेवल किया है। अगर कोई 2 चीजें या तो x और y चेंज हो रहा हो, या y और z चेंज हो रहा हो, या z और x, या तो आप ऐसे करते हुए ऊपर जाओ या आप ऐसे जाओ, फर्श पे चलो, ये क्या है, या तो आप बोर्ड पे ऐसे करके जाओ, ये 2 डायमेंशनल मोशन है। पर अगर आप बोर्ड पे ऐसे गए, ये 1 डायमेंशनल मोशन है। पर बोर्ड पे अगर आप ऐसे आए, ये 2 डायमेंशनल मोशन है, क्योंकि देखो आप इधर भी जा रहे हो और आप ऊपर भी जा रहे हो, ऐसे में सिर्फ आप ऊपर जा रहे हो, ऐसे में सिर्फ आप इस साइड आ रहे हो, पर ऐसे मूव करने से आप दोनों तरफ जा रहे हो, ऊपर भी जा रहे हो और इस साइड भी जा रहे हो, तो ये 2 डायमेंशनल मोशन है। 3 डायमेंशनल मोशन क्या है? अगर x, y एंड z ऑल चेंजेस, देखो 1 डायमेंशनल मोशन में आप मोशन ऑफ ट्रेन लेते हो नॉर्मली, भाई ट्रेन बिल्कुल सीधी लाइन में चलती है, आप मानते हो, वैसे थोड़ा बहुत चेंजेस आता है, बट मोशन ऑफ ट्रेन 1 डायमेंशन। बट अगर आप मोशन ऑफ ह्यूमन करो, कार बोलो, कार आपकी उछल उछल के थोड़ी ना चलती है, कार तो सीधी चलती है।
हाँ, टेढ़ी मेढ़ी इधर उधर हो सकती है, तो कार के मोशन को 2 डायमेंशनल बोल सकते हो। जो बर्ड्स फ्लाई करती हैं, बर्ड्स, जो आप पतंग उड़ाते हो, काइट, बर्ड्स, काइट, इन सबको आप 3 डायमेंशनल मोशन कह सकते हो, क्योंकि वो ऊपर भी आती हैं, इधर भी जाती हैं, इधर भी जाती हैं, नीचे भी आती हैं, सारे काम करती हैं, 3 डायमेंशनल मोशन। तो याद रखना, अगर ओनली एक कोऑर्डिनेट, खाली x चेंज हो रहा हो या खाली y चेंज हो रहा हो, 1 डायमेंशनल। 2 चीजें एक साथ चेंज हो रही हो तो 2 डायमेंशनल, और 3 चीजें चेंज हो रही हो तो 3 डायमेंशन। और आपके कोर्स में सिर्फ 1 डायमेंशनल मोशन है। स्क्रीन को पॉज करो और इसको राइट डाउन करो। अब ये एक चीज और कि मोशन होने के लिए कम से कम एक कोऑर्डिनेट तो चेंज होना ही चाहिए, ये बात भी लिख लेना साथ में। फॉर मोशन एटलीस्ट 1 कोऑर्डिनेट शुड बी चेंज्ड। कम से कम एक कोऑर्डिनेट चेंज होना चाहिए, तभी मोशन होगा, वरना मोशन नहीं कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद आओ, इसको तो नोट कर लिया होगा आपने। अब नेक्स्ट बात जो है, तो ये आपको समझ में आया, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन मोशन। और मोशन के लिए क्या जरूरी है कि एटलीस्ट एक कोऑर्डिनेट को चेंज होना पड़ेगा। ये कंपल्सन बात है कि जब तक कोई भी कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा आप अपने आप को रेस्ट पे कहोगे, ध्यान रखिए आप। और अगर हमें टू डिफाइन मोशन टाइम इज अनदर फैक्टर, अनदर या इंपॉर्टेंट। हम रेफरेंस पॉइंट के साथ साथ टाइम भी ले सकते हैं, टाइम भी डिफाइन करता है, टाइम के साथ भी हम मोशन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब याद रखें, इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट मोशन क्या होता है, एब्सोल्यूट मोशन क्या होता है और एब्सोल्यूट रेस्ट क्या होता है। ये वर्ड बहुत अजीब से हैं, इनका बड़ा रोल है। शायद हम बहुत सारे बच्चों ने जूनियर क्लासेस में या अभी तक शायद आपने सोचा नहीं होगा कि इस एब्सोल्यूट का मतलब क्या है। एब्सोल्यूट मोशन का मतलब क्या है? इट मीन्स द ऑब्जेक्ट is in motion with respect to all the objects in universe. समझ में आ रही है बात? अगर कोई भी चीज दुनिया की हर चीज के रिस्पेक्ट में मोशन में हो तब वो एब्सोल्यूट मोशन कहलाता है, और ऐसी कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है। आप कभी भी मूव कर रहे हो, आप कार में बैठ के मूव कर रहे हो, आप कार के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हो, यानी दुनिया के हर चीज़ के रिस्पेक्ट में अगर आप मूव कर रहे हो तब आप एब्सोल्यूट मोशन में हो। और व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट with respect to all the bodies in universe. दुनिया में हर बॉडी के रिस्पेक्ट में अगर आप मोशन में हो तो एब्सोल्यूट मोशन है, और हर बॉडी के रिस्पेक्ट में अगर रेस्ट पे हो तो एब्सोल्यूट रेस्ट पे हो। तो ऐसी कोई भी पॉसिबिलिटीज है ही नहीं। देखो हमारा अर्थ, आप सोचो, आप अर्थ पे लगातार, आप रेस्ट पे हो अर्थ के रिस्पेक्ट में, पर अर्थ लगातार रोटेट कर रही है अपने एक्सिस पे। हो सकता है अर्थ के जितनी स्पीड से कोई चीज और चल रही हो, अर्थ अपने एक्सिस पे घूम रही है, सन के चारों तरफ भी घूम रही है। तो दुनिया में हर चीज किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में या तो मोशन में है या रिलेटिव मोशन है। एक्चुअल में एब्सोल्यूट रेस्ट
और एब्सोल्यूट मोशन हमारे पास होता ही नहीं होता। वी ओनली डिफाइन रिलेटिव मोशन एंड रिलेटिव रेस्ट। हम सिर्फ ऐसा कहते हैं कि इसके रिस्पेक्ट में ये चल रहा है, इसके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट पे है, क्योंकि एब्सोल्यूट मोशन का हमें कोई आइडिया ही नहीं है। हम नहीं जानते कि एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन क्या है, क्योंकि ऐसी किसी चीज का हमें पता ही नहीं है। हम खुद अर्थ के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हैं और अर्थ बाकी चीजों के रिस्पेक्ट में मूव कर रही है। तो एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन ये हमें पता नहीं, हम सिर्फ रिलेटिव डिफाइन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आ जाए। अब हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की। अगला टॉपिक है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज। अगर हमें मोशन को पढ़ना है तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमें पढ़नी पड़ेगी। उसमें से एक टर्म है फिजिकल क्वांटिटी। क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी? एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। कुछ भी चीज जिसको आप नाप सकते हो, लेंथ, मास, टाइम, लेंथ, मास, टाइम, एरिया, वेलोसिटी, पावर, फोर्स, कुछ भी जिसको आप नाप सकते हो उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। और ये फिजिकल क्वांटिटी हमने दो तरीके से डिवाइड की है, एक वेक्टर और दूसरा स्केलर। वेक्टर वो जिनके पास डायरेक्शन होती है, जो ओबे वेक्टर अलजेब्रा, नॉर्मल अलजेब्रा को फॉलो नहीं करते। वेक्टर का अलजेब्रा होता है, नॉर्मल 2 + 2 4 नहीं होता। वेक्टर का अलजेब्रा अलग होता है, उसका एडिशन मल्टीप्लिकेशन अलग तरीके से होता है, तो वेक्टर अलजेब्रा। और याद रखना वेक्टर डायरेक्शन से डिफाइन होता है और अलजेब्रा दोनों चीजें फॉलो करनी चाहिए। और इसके एग्जांपल क्या है? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, इनके पास डायरेक्शन होती है, ये वेक्टर है। दूसरी क्वांटिटी ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। याद रखना मैग्नीट्यूड इसके पास भी होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू भी उसके पास होगी। एडिशनल क्या होगा? वेक्टर के पास डायरेक्शन, इसके पास डायरेक्शन नहीं होगी, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। 10 लीटर, 5 किलो, ये सब जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है, वो स्केलर कहलाता है। और ओबे अलजेब्रा, नॉर्मल अलजेब्रा जो आपने पढ़ा 2 + 2 4, 2 × 5 10, है ना, ये अलजेब्रा। और एग्जांपल इसके क्या है? डिस्टेंस, स्पीड, पावर, एनर्जी, ये सारी चीजें अवेलेबल है। अगर आप वेक्टर के बारे में थोड़ा ज्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो आप सब एक वीडियो है मैथमेटिकल टूल्स, मेरा वीडियो है। वैसे 9th क्लास में इतना ही बहुत जरूरी है, बट अगर आप फर्दर वेक्टर के बारे में और देखना चाहते हो और जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो को 20 मिनट के 15 से 20 मिनट तक देखें, आपको वेक्टर का पूरा आइडिया मिल जाएगा। अदरवाइज इससे भी काम चल जाएगा। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए जिसकी डायरेक्शन है वो वेक्टर है और जिसकी डायरेक्शन नहीं है वो स्केलर है। जो अलजेब्रा को फॉलो करे, वेक्टर के अलजेब्रा को, इसमें नॉर्मल अलजेब्रा फॉलो होता है। इसके एग्जांपल याद रख लेना, ये काफी है आपके लिए वेक्टर के लिए। ठीक है, ठीक है, आगे हम मूव करते हैं। नाउ मूव ऑन टू our next topic, which is distance. तो हमने पढ़ा था कि जब ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो उसको मोशन में कहते हैं। When object changes its position with respect to time, when an object changes its position with time with respect to surrounding, it is called in motion. And motion में
ड्यूरिंग मोशन आप कह सकते हो कि पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी। पाथ के साथ साथ अगर आप एक्चुअल भी लिख दो साथ में, एक्चुअल या रियल, एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी ड्यूरिंग इट्स मोशन। उसके मोशन में जो वो एक्चुअल पाथ ट्रेवल करता है उसको डिस्टेंस कहते हैं। जैसे समझो आप यू आर एट ए पॉइंट और ए से आप बी पर पहुंचे, बी से आप सी पर पहुंचे और सी से आप डी पर आ गए, तो आपका डिस्टेंस कितना होगा? योर डिस्टेंस विल बी ए टू बी। आप ए से बी गए तो पहले ए बी की लेंथ प्लस बी सी की लेंथ, क्योंकि आप यहां से यहां भी गए हो, प्लस यहां से ये वाली लेंथ सी डी। इट इज कॉल्ड द डिस्टेंस। और याद रखना इट डिपेंड्स ऑन पाथ, इट डिपेंड्स ऑन पाथ। कौन से रास्ते से आप जा रहे हो ये इस बात पे डिपेंड करता है डिस्टेंस। फिर डिस्टेंस क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, जहां से रास्ता मिलेगा वहां से चलेंगे हम। डिस्टेंस इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर होती है। ये डिस्टेंस है। देखो आप जैसे ये स्क्वायर ए बी, स्क्वायर या रेक्टेंगल मानो, आप यहां से यहां गए और सी पहुंच गए, तो अगर आप ए टू सी गए हो तो आपका डिस्टेंस क्या होगा? योर डिस्टेंस विल बी ए बी प्लस बी सी। ये लेंथ प्लस ये लेंथ, एक्चुअल पाथ को जोड़ दो, डिस्टेंस। जितना आपने एक्चुअल पाथ कवर किया वो डिस्टेंस है। और इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। हमेशा डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, मान के चलो, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव होगा ही, डायरेक्शन होती ही नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव तो हम तब बोलते हैं ना जब डायरेक्शन होगी। जैसे आपको पता चलेगा कि मैं ये काम कर रहा हूँ, ये आपके लिए अच्छा है, तो आप कहोगे दिस इज पॉजिटिव वर्क। मैं कहूँगा ये काम खराब है तो ये नेगेटिव वर्क। बट डिस्टेंस में ऐसा कोई खराब और अच्छा नहीं होता, उसमें सिर्फ पाथ को देखते हैं। पाथ ट्रेवल किया, आप अपने घर से दूर गए तब भी आप चल के आए, और घर के पास आए तब भी आप चल के आए, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, इसमें नेगेटिव नाम की कोई चीज नहीं है। फिर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। जब हम मूव करते हैं तो हमारा चला हुआ रास्ता दो तरह का होता है, एक तो डिस्टेंस और दूसरा डिस्प्लेसमेंट। दो अलग अलग तरीके से हम इनको डिफाइन करते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ये होता है शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ ड्यूरिंग द मोशन, ड्यूरिंग द मोशन, या कह सकते हो शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। आपने जहां से आपने स्टार्ट किया और जहां पर आपने एंड किया, उसके लास्ट पॉइंट का जो सबसे छोटा पाथ होगा उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। देखो मैं उन्हीं का एग्जांपल दे रहा हूं। आप ए पे थे, ए से यू मूव टू बी, देन यू मूव टू सी एंड फाइनली यू मूव टू डी। दिस इज योर एक्चुअल पाथ, सबका सम। But if I talk about the displacement will be the shortest path. आप A to D का shortest रास्ता ढूंढो, ये वाला A D, और इसके ऊपर ऐसा एरो बना देते हैं, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है, जिसके ऊपर भी आपको ऐसा एरो नजर आ गया, सोचना ये वेक्टर है। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? यहां पर आप कहोगे कि डिस्प्लेसमेंट जो है ना, दिस इज ए डी, और डिस्टेंस आपने देखा सबका सब। यहां पर देखें आप, यही था, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। आप यहां से यहां मूव करके गए थे, दिस इज द डिस्टेंस ए टू बी, बी टू सी। बट इफ आई टॉक अबाउट द डिस्प्लेसमेंट, I will try to find out the shortest path.
तो AC will be the displacement. एक और एग्जांपल ले लो, सर्कुलर मोशन में इसका रेडियस r है, आप यहां से यहां आए, ये ऐसे A to B, अगर ये आ रहा है तो ये भी r हो जाएगा, दो रेडियस, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितने का होगा? 2r का। पर अगर इसी में मैं यहां पर सर्कल में यही रेडियस r होता और A to B जाता मैं, तो मैंने सेमी सर्कल पूरा किया है, तो मेरा डिस्टेंस कितना होता? पूरे सर्कल का सरकमफरेंस 2 पाई r, पर मैंने आधा सर्कल कवर किया है अपॉन में 2, तो पाई r। ये फर्क है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। होता क्या है, ये तो डेफिनेशन हो गई डिस्प्लेसमेंट की। याद रखना, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम पाथ। पाथ पे डिपेंड नहीं करता, जो छोटा रास्ता मिलेगा उस बात पे डिपेंड करेगा। छोटा रास्ता, छोटे से छोटा पाथ ट्रेवल करेगा, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, और हर वेक्टर की एक डायरेक्शन होती है। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कहां होगी? डायरेक्शन होगी अलोंग वेलोसिटी। अगर मैं इधर जा रहा हूं तो मेरा डिस्प्लेसमेंट भी इधर होगा, मैं इधर जा रहा हूं तो मेरा डिस्प्लेसमेंट भी इधर होगा, मैं ऊपर जा रहा हूं तो मेरा डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर होगा, नीचे जा रहा हूं तो मेरा डिस्प्लेसमेंट भी नीचे होगा। इट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये डायरेक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट की, ध्यान रखिए आप। और इसकी भी ऐसा यूनिट मीटर ही होती है। दोनों एक्चुअल में लेंथ को ही नाप रहे हैं। और आप बड़े ध्यान से याद रखें कि लेंथ के लिए आपने किलोमीटर भी पढ़ा होगा, सेंटीमीटर भी पढ़ा होगा, पर ऐसा यूनिट मीटर है। आप न्यूमेरिकल्स में भी हर जगह, चाहे डिस्टेंस किलोमीटर में हो चाहे सेंटीमीटर में हो, उसको मीटर में कन्वर्ट करना। 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, या 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। और याद रखें 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। तो आपको हर चीज मीटर में डालनी है, क्योंकि ऐसा यूनिट मीटर है। इससे न्यूमेरिकल्स में आपके आंसर के करेक्ट होने के चांसेस ज्यादा होंगे, अदरवाइज आंसर गलत होगा अगर आपने यूनिट चेंज नहीं किया तो। 99% केसेस में हमें यूनिट को चेंज करना पड़ता है। तो याद रखना, जब भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात आएगी, हम उस केस में ऐसा यूनिट मीटर लेंगे। और याद रखना, इट कैन बी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी। स्क्रीन को पॉज करके इसको राइट डाउन करें। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालें, प्रॉपरली आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा फर्दर उसका। तो पेन पेंसिल लेके पढ़ा करें, डाउट्स को लिखा करें, कमेंट सेक्शन में डालें, और कोशिश करें कि अगर वीडियो देखते हुए थक जाते हैं तो पार्ट वाइज देख लें इसको, पर लिखते रहें, डाउट्स कमेंट करके पूछते रहें, क्योंकि ये क्लास आपकी अपनी क्लास है। तो हमसे ये पूछा जाता है, इसके बाद हमसे पूछते हैं डिफरेंस, हमसे डिफरेंस पूछते हैं। डिफरेंस किस किस के बीच में? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस आता है। सबसे पहली बात तो डिस्टेंस लिख दो, इट इज path covered by body, it is actual path, it is actual path covered by body during motion। ये एक्चुअल पाथ होता है। ये क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन।
जहां थे जहां खत्म किया उसके बीच का सबसे छोटा रास्ता डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। दूसरी बात, ये स्केलर है और ये वेक्टर है। तीसरी प्रॉपर्टी, डिपेंड्स ऑन पाथ। ये क्या होता है? इंडिपेंडेंट फ्रॉम पाथ। इसका एक मतलब समझ लो क्या होता है। देखो, ये A है और ये B है। मैं आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का मतलब बता रहा हूं। एक बंदा यहां से यहां गया डायरेक्ट, सीधा स्ट्रेट लाइन, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सीधा वेक्टर ए, ये ब्लैक वाला डिस्प्लेसमेंट होगा। पर अगर एक बंदा ऐसे जाता है, एक बंदा ऐसे जाता है और एक बंदा ऐसे जाता है, तो डिस्टेंस में ये तीनों होंगे। ये तीनों, जो ब्लू वाले ने चला, जो ग्रीन वाले ने चला, जो रेड वाले ने चला, देखो पाथ पे डिपेंड कर रहा है, सबका डिस्टेंस अलग अलग है बट डिस्प्लेसमेंट एक ही है। पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सबसे छोटा रास्ता ढूंढो आप, वही डिस्प्लेसमेंट है। पर डिस्टेंस अलग अलग रास्ते से जाने पे अलग अलग है। तो याद रखिए ये प्रॉपर्टी नंबर 4 जो आपको ध्यान रखनी है, इट कैन बी, it is always positive। ये it can be positive, negative and zero। कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, जीरो भी, ये ध्यान रखिए। एक चीज और, डिस्टेंस जो है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या बराबर होगा। आप यहां भी लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा होता है, डिस्टेंस बराबर होता है। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकते हैं। एक क्वेश्चन आता है कब बराबर होते हैं, तो याद रखना डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट तभी होगा जब मोशन स्ट्रेट लाइन हो। स्ट्रेट लाइन वन डायमेंशन, ध्यान रखें, सीधा और एक ही लाइन में चले। तब उस केस में अगर मैं वन डायमेंशन स्ट्रेट लाइन की बात करूं तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो 1 होगा और अदरवाइज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो हमेशा 1 से बड़ा होगा। इसीलिए अगर आपसे कोई पूछे कंडीशन ना देके कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दोनों का रेशियो कितना होगा, तो आप लिखोगे ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और अगर डिस्प्लेसमेंट ऊपर होता तो, अगर डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस का रेशियो पूछते तो आपको पता है ये छोटी क्वांटिटी है, तो लेस देन इक्वल टू 1 हो जाता। ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कई बार। तो याद रखें नॉर्मल केसेस में हमेशा डिस्टेंस बड़ा होता है, पर स्ट्रेट लाइन वन डायमेंशन मोशन में दोनों बराबर हो जाते हैं। क्लियर है? इसके बाद हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अच्छा, उससे पहले हम थोड़ा सा एक चीज और समझ लेते हैं। डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस मेजर्ड बाय किससे नापते हैं और स्पीड किससे नापते हैं? डिस्टेंस नापने वाले डिवाइस को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ऑडोमीटर। और स्पीड के लिए
स्पीडोमीटर देखा होगा आपने, आपकी कार के अंदर, आपकी बाइक में एक सुई जो बार बार स्पीड बताती है 30, 40, 50, और एक मीटर होता है जिसमें पता चलता है कि आज आप कितना चल के आए हो। जो चल के आए हो वो ऑडोमीटर डिस्टेंस या नापता है, और जो स्पीडोमीटर होता है वो स्पीड मेजर करता है किसी भी टाइम पर याद रखें, स्पीडोमीटर जो स्पीड मेजर करता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसके बारे में हम मेजर बाद में बात करेंगे कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है। आपने तो अभी तक सिर्फ स्पीड पढ़ा होगा, वेलोसिटी की टर्म भी आपके लिए नहीं थी। तो स्क्रीन को पॉज करके इसको राइट डाउन करें और हम मूव करते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। स्क्रीन को पॉज करते रहें, इसको लिखते रहें। तो हमने देखा कि स्पीड, और हमने देखा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आया। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्यों हुआ? क्योंकि बॉडी मोशन में थी। तीनों में से कोई एक कोऑर्डिनेट या दो कोऑर्डिनेट या तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हुए तभी बॉडी के पास स्पीड आई, बॉडी मोशन में आया। तो जो मोशन है, मोशन दो तरीके का हो सकता है, एक तो यूनिफॉर्म और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म। अगर आपको पूछे कि मोशन कितने तरीके के हो सकते हैं, तो एक यूनिफॉर्म, एक नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मोशन क्या है? देखो, इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, बराबर टाइम में अगर कोई चीज बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करे, उस मोशन को कैसा मोशन कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। और इफ अ बॉडी कवर्स unequal distance in equal time, or equal distance in unequal time। कभी डिस्टेंस बराबर है तो टाइम बराबर नहीं है, टाइम बराबर है तो डिस्टेंस बराबर नहीं है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। जैसे समझो क्या है, मैं आपको बताता हूं। स्पीडोमीटर रीडिंग, गाड़ी के स्पीडोमीटर की ये रीडिंग है। इससे मैं डिस्टेंस नाप रहा हूं और इससे टाइम। देखो, आपने कार की रीडिंग स्टार्ट की 0, 0। जब स्पीडोमीटर में 0 है तो आपने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है? भाई, जब आपके कार में आज आपने कार निकाली और रीडिंग है 0, 0, इसका मतलब आपने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 0। और जब डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया तो आपका टाइम स्टार्ट नहीं हुआ। अब आपने चलना स्टार्ट कर दिया। अब आपने क्या किया? चलना स्टार्ट कर दिया। और आपने क्या किया? आप आज 50 मीटर चले हो, तो आप कैसे नापोगे? ये 50 मीटर। और मान लो यहां पर टाइम की रीडिंग है 2। कितना टाइम लगा आपको? 2 मिनट। ये मिनट में ले रहा हूं टाइम। 2 मिनट में आप 50 चल पड़े, 50 मीटर चला। फिर अगले 2 मिनट के बाद, यानी जब टाइम 4 हो गया, इसके बीच में भी टाइम का गैप कितना है? 2 मिनट। तब मैंने देखा कि आपके स्पीडोमीटर की रीडिंग अब 100 है। तो देखो, जब 2 मिनट पहले देखा था तो 50 था, 2 मिनट के बाद 100 हो गया, तो आप चले कितना? 50 मीटर। तो यहां से यहां 2 मिनट में भी आप 50 चले थे, और इस 2 मिनट में भी आप 50 चले हो। 2 मिनट के बाद टाइम हो गया 6 मिनट, गैप कितना है? 2 मिनट। और मैंने देखा कि आपके स्पीडोमीटर की रीडिंग 150 है, यानी अगेन यू ट्रेवल 50 मीटर। जब मैंने 8 मिनट के बाद देखा, फिर से 2 मिनट का गैप दिया, तो मैंने देखा कि अब 200 मीटर रीडिंग हो चुकी है, यानी फिर से आपने 50 मीटर चला। तो आप देखो, हर 2 मिनट में आप 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, तो आपकी स्पीड यूनिफॉर्म है। याद है, यही केस हम यहां करते हैं। यहां पर स्पीडोमीटर, यहां पर डिस्टेंस,
और यहाँ टाइम, देखो 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ मैंने देखा कि यहाँ 50 रीडिंग है तो, और यहाँ टाइम 2 मिनट हो गया, इस 2 मिनट में मैंने 50 ट्रेवल किया, फिर मैं अगला 2 मिनट और दे रहा हूँ तो यहाँ 4 मिनट हो गया, गैप 2 मिनट का है, पर इस बार देख रहा हूँ कि 150 हो चुका है, 100 मीटर चल रहे हैं। फिर मैंने देखा कि इस बार में मेरी रीडिंग सिर्फ 75 हुई है और टाइम 6 मिनट हो गया, 2 मीटर, 2 मिनट का गैप यहाँ फिर आ गया। इस 2 मिनट में सिर्फ मैं इसमें से देखो सिर्फ 25 मीटर चला, टाइम इज सेम बट डिस्टेंस इज डिफरेंट, ये नॉन यूनिफॉर्म है। तो मोशन दो तरीके के हो सकते हैं, या तो यूनिफॉर्म या तो नॉन यूनिफॉर्म। ये आपको इस चीज से पता करना है कि अगर आपका टाइम और डिस्टेंस दोनों बराबर है, बराबर रेगुलरली चेंज हो रहा है, बराबर इंटरवल से चेंज हो रहा है तो यूनिफॉर्म है, और कुछ भी चीज बराबर नहीं है तो वो नॉन यूनिफॉर्म है। क्लियर है? अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमें डिफाइन करना है स्पीड को। व्हाट इज स्पीड? इट इज रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल टू द टाइम टेकन बाय द बॉडी। तो कोई पूछे आपको स्पीड क्या होता है, याद रखें स्पीड के लिए हम v का सिंबल यूज करते हैं, स्पीड के लिए हम v यूज करते हैं, और स्पीड का सिंपल फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड। इसकी असाइनमेंट देखो असाइनमेंट, डिस्टेंस आपको पता है कि लंबाई है जिसको मीटर में नापते हैं और टाइम को सेकंड में नापते हैं। टाइम की असाइनमेंट आवर नहीं होती, मिनट नहीं होती, सेकंड होती है। तो क्या आएगा असाइनमेंट? मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड। आपको पता है यहाँ सेकंड की पावर 1 है, जब ये ऊपर जाएगा तो आप ऐसे भी लिख सकते हो मीटर सेकंड माइनस 1, या मीटर अपॉन सेकंड लिख दोगे, ये भी ठीक है। दिस इज द SI यूनिट ऑफ स्पीड। स्पीड क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। स्पीड स्केलर है। ठीक है। स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। स्पीड नेगेटिव कभी नहीं हो सकती, ये ध्यान रखना, हमेशा पॉजिटिव होगी स्पीड। और स्पीड जो है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू वेलोसिटी, ये ध्यान रखिएगा। वेक्टर है, SI यूनिट मीटर पर सेकंड है, डिस्टेंस अपॉन टाइम है, ये सब चीजें याद रखिए। ठीक है, एक स्केलर है, ये सारी चीजें याद रखी आपने। इसके बाद ध्यान रखिए इसके बाद स्पीड के बाद बात आती है वेलोसिटी की। वेलोसिटी इसको भी v से डिनोट करते हैं। जब सिंपल की बात आएगी न्यूमेरिकल में, स्पीड और वेलोसिटी दोनों के लिए आप लोग v यूज करोगे आप, तो परेशान नहीं होना कि सर मैं स्पीड और वेलोसिटी, न्यूमेरिकल में हम लगभग एक जैसा यूज कर लेते हैं, क्योंकि आपका 1 डायमेंशनल मोशन है, आपको एक डायमेंशन पढ़ना है, 2-3 डायमेंशन नहीं पढ़ने। तो वेलोसिटी क्या है? इट इज रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। जो वेलोसिटी है उसको आप क्या लिखोगे? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी मीटर है, टाइम की यूनिट सेकंड है, तो इसकी भी SI यूनिट क्या होगी? इट विल बी अगेन मीटर अपॉन सेकंड, या और मीटर सेकंड माइनस 1, या और मीटर पर सेकंड, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको भी आप ऐसे लिख सकते थे, मीटर पर सेकंड SI यूनिट। ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, और हर वेक्टर की डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन इज
always along displacement. देखो मैंने कहा मेरा मार्कर यहां से यहां चला गया, इधर से इधर डिस्प्लेस हुआ। मैं आपसे पूछूं वेलोसिटी की क्या डायरेक्शन होगी, आप कहोगे सर इधर होगी। मैंने कहा मार्कर इधर से ऊपर चला गया, मैं पूछूं वेलोसिटी की क्या डिस्प्लेसमेंट होगी, ऊपर की क्या डायरेक्शन होगी, आप कहोगे वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर होगी सर। तो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होती है वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा वही रहती है, और वेक्टर होता है। इट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी, जीरो भी। और ऑलवेज लेस देन इक्वल टू जीरो, सॉरी लेस देन इक्वल टू स्पीड। यानी कि जो वेलोसिटी होती है उसकी वैल्यू हमेशा छोटी या बराबर होती है स्पीड के, और ये बराबर कब होती है, स्ट्रेट लाइन मोशन में। याद रखना, वेलोसिटी इक्वल टू स्पीड इन 1D मोशन, 1D स्ट्रेट लाइन मोशन, लाइक स्ट्रेट लाइन मोशन, जैसे आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए किया था। यहां पर क्या होगा, स्पीड ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू वेलोसिटी। ये ध्यान रखें, अगर आप स्पीड और वेलोसिटी का रेशियो पूछोगे, स्पीड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, तो वही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की तरह ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, 1 मत लिखना, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिखना, क्योंकि स्पीड बड़ा भी हो सकता है। स्ट्रेट लाइन मोशन 1 डायमेंशन में दोनों बराबर होंगे, उस केस में रेशियो 1 होगा, ध्यान रखें। अदरवाइज रेशियो 1 से बड़ा होगा या इक्वल होगा। इसीलिए हम दोनों कंडीशन लिखते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। पर अगर आपको बोले स्ट्रेट लाइन 1 डायमेंशनल मोशन में, तब आप सिंपली ये लिखोगे, स्पीड बाय वेलोसिटी इक्वल टू 1। ये कब, 1 डायमेंशनल स्ट्रेट लाइन मोशन। ध्यान रखें, स्क्रीन को पॉज करें, इसको राइट डाउन करें। कोई भी अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखें और आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। देखें, अब हम बात करते हैं एवरेज की। एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी भी बोल सकता है, ध्यान रखें। दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है आपसे, व्हाट इज एवरेज स्पीड या व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी। तो अगर आपसे कोई एवरेज स्पीड पूछे तो इट इज रेशियो ऑफ total distance to the total time. It is the ratio of total distance traveled to the total time taken by an object. देखो, कोई भी चीज जितना डिस्टेंस ट्रेवल करे सबको जोड़ दो, जितना टाइम लगे सबको जोड़ दो। जैसे मान लो आप यहां से ऐसे ऐसे गए, ए से बी गए, सी गए, डी गए, यहां से टाइम लगा t1, यहां टाइम लगा t2, यहां टाइम लगा 3, तो आपका स्पीड कैसे निकालोगे, एवरेज टोटल डिस्टेंस ए बी बी सी और सी डी का सम डिवाइडेड बाय टाइम 1, टाइम 2 और टाइम 3, हर टाइम का सम कर दिया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज स्पीड। अगर आपसे कोई पूछे कि एवरेज वेलोसिटी बताओ, तो क्या करोगे, इट इज रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस को हटा करके डिस्प्लेसमेंट आओ, डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल टू द टोटल टाइम टेकन। तो इसीलिए जब मैंने यहां लिखा तो मैं एक ऐसे लिख देता हूं,
डिस्टेंस ऑब्लिक डिस्प्लेसमेंट। अगर आपसे स्पीड पूछे तो आप डिस्टेंस लिखोगे, अगर आपसे वेलोसिटी पूछे तो डिस्टेंस मिटा के डिस्प्लेसमेंट रहने देना, डेफिनेशन सही रहेगी। सिंपल। कैसे? एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ऐसा यूनिट वही मीटर पर सेकेंड। ये फिर से वेक्टर, वो फिर से स्केलर। सिंपल, याद रखें आप, सारी बातें सेम है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वही एवरेज वाली बात है, याद रखना। इन यूनिफॉर्म मोशन अगर आपको एवरेज निकालना है तो एवरेज में v प्लस यू बाई 2 निकाल सकते हो। v क्या होगा आपके पास, याद रखना, फाइनल वेलोसिटी होती है, और u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। जब हम न्यूमेरिकल कराएंगे तब आपको समझाएंगे, पर आप ध्यान रखना, अगर मोशन यूनिफॉर्म हो, बराबर स्पीड से चल रहा हो, तो एवरेज निकालने के लिए u प्लस वी बाई 2 कर सकते हो। तो इंक्रीमेंट बराबर रेट का हो। अभी मैं दोबारा इसको समझाऊंगा, इस टॉपिक को, तो ये ध्यान रखें। इसके बाद बात आती है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस स्पीड भी पूछ सकता है आपसे और वेलोसिटी भी। मैंने आपको बताया था स्पीडोमीटर क्या नापता है, स्पीड या इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। स्पीडोमीटर इंस्टेंटेनियस स्पीड को नापता है, एवरेज स्पीड या स्पीड नहीं नापता। हर टाइम पे आप देखो वो सुई हिलती रहती है, या डिजिटल मीटर की रीडिंग चेंज होती है, हर टाइम पर अलग अलग रीडिंग बताता है वो, यानी वो इंस्टेंटेनियस की बात बताता है। आप देखो, मैंने आपको जब मोशन के बारे में बताया था तो आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट बताया था, सिंपल कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी आपको मोशन को डिफाइन करना है, आपको दो अलग अलग पॉइंट लेने पड़ेंगे, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट रखने पड़ेंगे। आप एक बॉडी को देख के कह ही नहीं सकते कि आप मोशन में हो कि रेस्ट पे हो। अगर आपको रेस्ट और मोशन को डिफाइन करना है तो आपको दो अलग अलग पोजीशन चाहिए, और दो अलग अलग पोजीशन के लिए आपको दो अलग अलग टाइम भी चाहिए। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है इंस्टेंटेनियस को नापना, इंस्टेंटेनियस को नापना, क्योंकि एक पॉइंट पर स्पीड को नापना बहुत मुश्किल है। आप अगर स्पीड का डेफिनेशन देखो तो ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर आप इसी पॉइंट पर हो तो इस पॉइंट पर डिस्टेंस कितना होगा, 0, और यहीं पर खड़े हो, कितनी देर भी खड़े रहो तो स्पीड तो नाप ही नहीं सकते। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने क्या किया, दो बहुत पास पास में पॉइंट लिए, ऑलमोस्ट पास पास, जहां पलक झपकते पहुंच गए हम। तो हमने यहां पर ऐसे लगाया, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, और यहां पर एक कंडीशन लगा दी कि टाइम मस्ट बी वेरी वेरी स्मॉल, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। यानी एक ऐसी कंडीशन जहां पर आप बहुत छोटा, यहां से लगभग यहां मूव किया आपने, हल्का सा, हल्का टाइम चेंज हुआ, टाइम में होने वाला चेंज बहुत कम। जैसे मान लो आप ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंच रहे हो, आप 8 बजे निकल रहे हो और 8:15 पे पहुंच रहे हो। मैं आपको बोलूं कि जब टाइम 8:10 और 20 सेकंड है, तब अपनी स्पीड बताओ। यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम ए एट 8 hours and reaches to 8:15. I just told you that record your speed at 8 hours 10 minutes and 20 seconds. At this time you have to record your speed. इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। मैंने टाइम में होने वाला चेंज बिल्कुल 0 कर दिया, आपको बोला इस टाइम पर अपनी स्पीड देखना स्पीडोमीटर में कितनी है।
उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। या मैंने बोला ए से बी तक आप जा रहे हो, सी कोई पॉइंट है यहां, मैंने बोला यहां पर अपनी स्पीड देखना। जैसे मैंने आपको बोला आप अपने घर से स्कूल जा रहे हो, रास्ते में मान लो कोई शॉप पड़ती है, मैंने आपको बोला जब आप उस शॉप को क्रॉस करो ना तब अपनी स्पीड देख लेना, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। और याद रखना इंस्टेंटेनियस स्पीड को डिफाइन करने के लिए हमें ट्रिक लगानी पड़ती है, क्योंकि एक पॉइंट पर स्पीड को डिफाइन करना बहुत मुश्किल काम है। तो हम क्या ट्रिक लगाते हैं कि बहुत थोड़ा सा चेंज करते हैं, बहुत थोड़े से टाइम के लिए, उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। ऑलमोस्ट जीरो होता है टाइम, बट जीरो नहीं। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को क्या बोलते हैं, देखो, स्पीड या वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट at particular time or particular position। किसी भी पर्टिकुलर जगह पर या किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर जो स्पीड है उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। अगर पर्टिकुलर वेलोसिटी की बात, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी लिखेंगे, स्पीड की बात करें तो कोई मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर टाइम और पर्टिकुलर पोजीशन। कोई पूछे इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है तो इसको बिठा दो, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस या पर्टिकुलर पोजीशन और पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, तो याद रखना अगर जो पूछे तो दूसरे को मिटा देना, वेलोसिटी पूछे तो सिर्फ वेलोसिटी रहेगी, स्पीड हटेगा। तो ये डेफिनेशन है। इसके बाद अब अगर हम वेलोसिटी की बात करें, मिटा दें इसको, स्क्रीन को पॉज करके राइट डाउन कर दें। अब हमने अभी वेलोसिटी को पढ़ा था कि भाई ये वेलोसिटी है हमारी। अब देखो जब आप वेलोसिटी की बात कर रहे हो तो आप सोचो कि वेलोसिटी बदल भी सकती है, वेलोसिटी घट भी सकती है, वेलोसिटी बढ़ भी सकती है और वेलोसिटी कांस्टेंट भी रह सकती है। देखो जब मैं वेलोसिटी और स्पीड की बात करता हूं, वेलोसिटी या मैं स्पीड किसी की भी बात करता हूं, तो ये कांस्टेंट भी रह सकता है, ये इंक्रीजिंग भी हो सकता है और ये डिक्रीजिंग भी हो सकता है। आप रुके हुए हो, अचानक तेज दौड़ने लग गए, वेलोसिटी बढ़ गई। आप तेज दौड़ रहे हो, अचानक ब्रेक मार दी, रुक गए, वेलोसिटी घट गई। या आप जिस स्पीड से चल रहे हो उसी स्पीड से चलते जा रहे हो, तो आपकी जो वेलोसिटी है वो कैसी हो सकती है, बढ़ती हुई, घटती हुई या कांस्टेंट। क्लियर है? तो एक्चुअल में वेलोसिटी को दो ही तरीके से आप लिखो, ये थोड़ा ज्यादा मैंने वो कर दिया, एक तो कांस्टेंट हो सकती है, दूसरी वेरिएबल। आपको कोई बोले वेलोसिटी कितने तरीके हो सकती है, या तो बदलेगी या कांस्टेंट रहेगी। बदल दो तरीके से सकती है, या तो बढ़े या घटे। तो कांस्टेंट वेलोसिटी में, कांस्टेंट वेलोसिटी और स्पीड में इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी, ध्यान रखना जहां फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं तो v इक्वल टू u होगा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो v इक्वल टू u होगा, चेंज ही नहीं होगी। इंक्रीजिंग में जो वेलोसिटी है फाइनल वेलोसिटी ग्रेटर होगी, इंक्रीजिंग बढ़ रही है तो जो बाद में देखोगे वो ज्यादा होगी, शुरू में कम। इंक्रीजिंग मतलब वेलोसिटी इंक्रीजेस विथ टाइम, ये इंक्रीज का निशान है, बढ़ना। और डिक्रीजिंग वेलोसिटी का मतलब शुरू वाली वेलोसिटी ज्यादा थी, बाद वाली वेलोसिटी कम है। डिक्रीजिंग, ब्रेक लगा दिया आपने तो वेलोसिटी कम हो गई, इसको बोलते हैं वेलोसिटी डिक्रीजेस, नीचे जा रही है, कम हो रही है, डिक्रीजेस विथ टाइम। आप पूरा इंक्रीज और डिक्रीज लिखोगे, अभी तो शॉर्टकट यूज कर लो, एग्जाम्स में आपको फुल लिखना है। क्लियर है?
तो मैं यहां कह रहा था अगर ऐसी कंडीशन हो, ऐसी कंडीशन हो तब करना है आपको। देखो वेलोसिटी बढ़ रही है घट रही है ना। एक चीज देखिए, ये जो इंक्रीज हुई है वेलोसिटी, क्या मैं इसके दो तरीके नहीं कर सकता? जो इंक्रीज हो रहा हो, एक तो कांस्टेंट रेट से हो रहा हो, एक तो कांस्टेंट रेट से हो रहा हो जिसको यूनिफॉर्म बोलते हैं, यूनिफॉर्म आपने पढ़ा, और एक वेरिएबल रेट से हो रहा हो जिसको नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म। यानी बराबर टाइम में अगर बराबर वेलोसिटी बढ़े, मान लो आपकी वेलोसिटी अभी 4 मीटर पर सेकंड थी और टाइम 0 है, मान लो ये वेलोसिटी है, टाइम, फिर अब 8 हो गई, टाइम हो गया 2, फिर हो गई 12 और टाइम हो गया 4। देखो इस 2 मिनट के अंदर आपकी स्पीड कैसे बढ़ी? 4 से 8, 4 मीटर पर सेकंड यहाँ भी बढ़ गई, 4 यहाँ। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म। इंक्रीज तो हो रहा है बट बराबर रेट से। और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म, इंक्रीजेस एट एनी मैनर। जैसे देखो हर साल मान लो मैं कहता हूं हमारे स्कूल की फीस या हमारी सैलरी या आपके सब्जेक्ट हर साल एक कांस्टेंट उससे बढ़ते हैं। इस साल 1 किताब पढ़नी है, अगले साल 2 पढ़नी है, उसके अगले साल 3 पढ़नी है, तो ये कांस्टेंट रेट है। पर पता चले इस साल 1 पढ़ी है, अगले में 2 पढ़ी है, उसके अगले में 6 पढ़ी है, उसके अगले में 3, उसके अगले में, देखो बढ़ रहे हैं ना, इंक्रीज कर रहे हैं। आपको पता चल रहा है तो हर साल एक बुक बढ़ा देंगे हम। फर्स्ट क्लास में 1 बुक पढ़ाएंगे, सेकंड क्लास में 2, थर्ड क्लास में 3, फोर्थ क्लास में 4, फिफ्थ क्लास में 5। हर साल एक बुक बढ़ाते चले जाएंगे। एक साल में 1 बुक बढ़ाई, कांस्टेंट रेट है, एक साल 1 बुक, कांस्टेंट रेट। पर पता चले फर्स्ट क्लास में आपने 1 बुक पढ़ी, सेकंड क्लास में हमने आपको 3 बुक दे दी, थर्ड क्लास में हमने आपको 6 बुक दे दी। पहली बार हमने क्या किया? पहली बार 2 बढ़ाया, पहले हमने 1 से 3 किया, फिर 3 से 6 कर दिया, 3 बढ़ा दिया। फिर पता चले जब आप फोर्थ में आए तो हमने आपको 10 बुक पढ़ने को दे दी, फिफ्थ में 20 बुक दे दी। कोई रेट ही नहीं है, बढ़ाते तो जा रहे हैं पर जैसे मन कर रहा है वैसे बढ़ा रहे हैं, वो नॉन यूनिफॉर्म है। इसी तरह से यहां देखो डिक्रीज भी 2 तरीके से हो, एक तो यूनिफॉर्म हो, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म। डिक्रीज होना, मान लो आप बचपन में हो, आपको खेलने के लिए हमने 6 आवर्स दिए, थोड़े फर्स्ट क्लास में आए 5.5 आवर दिए, सेकंड क्लास में गए आए 5 आवर्स दिए, थर्ड में आए 4.5 दिए, हाफ आवर आपके क्लास के हिसाब से हम कम करते जा रहे हैं। ये तो यूनिफॉर्म रेट से हमने डिक्रीज किया। पर पता चले कि आपको फर्स्ट क्लास में हमने 5 आवर्स दिए खेलने को, पता चला सेकंड क्लास में आप गए हो तो हमने आपको 4 आवर्स 50 मिनट दिया, और थर्ड क्लास में अचानक हमने सिर्फ 4 आवर दिया आपको खेलने के लिए। पहले साल में सिर्फ 10 मिनट कम किए, अगले साल में 50 मिनट कम कर दिए, उसको नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीज कहते हैं। तो इंक्रीज भी एक यूनिफॉर्म तरीके से हो सकता है, डिक्रीज भी एक यूनिफॉर्म तरीके से हो सकता है। इंक्रीज का तरीका भी नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है, डिक्रीज का तरीका भी नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। तो ये वेरिएबल स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड है। या तो स्पीड कांस्टेंट रखो तब तो कहानी खत्म, ठीक है। याद रखना मैं इनकी बात कर रहा था। अगर कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा हो या कांस्टेंट रेट से डिक्रीज हो रहा हो, उस केस में V एवरेज निकालने का तरीका U प्लस V/2। नॉन यूनिफॉर्म में ऐसा नहीं लगाओगे, तब तो वही टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। पर अगर रेट कांस्टेंट हो तो सिंपल इस तरीके से कर सकते हैं। अब हम अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? आपने नॉर्मली सुना होगा गाड़ी का एक्सेलरेटर, बाइक का एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर जो स्पीड बढ़ाने के काम में आता है। एक और चीज होती है ब्रेक, जो स्पीड को कम करता है।
एक्सेलरेशन का उल्टा होता है, उसको डिसेलेरेशन या रिटार्डेशन भी कहते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? स्पीड बढ़ाना। रिटार्डेशन क्या होता है? स्पीड घटाना। तो स्पीड में जब चेंज आता है, वेलोसिटी में जब चेंज आती है, उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। तो एक्सेलरेशन क्या है? इट इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। मान लो u आपकी इनिशियल वेलोसिटी थी, v आपकी फाइनल वेलोसिटी थी, बता रखा था मैंने आपका। तो आपका एक्सेलरेशन क्या होगा? v माइनस u। और इस चेंज होने में, v से u होने में जो टाइम लगा, वो टाइम, ये एक्सेलरेशन। अब देखो वेलोसिटी है, इसकी SI यूनिट मीटर पर सेकंड अपॉन में सेकंड। तो SI यूनिट क्या निकालेंगे इसकी? यहां तो मीटर अपॉन सेकंड और नीचे सेकंड, और तो मीटर और ये सेकंड नीचे चला जाएगा, सेकंड का स्क्वायर। तो ये ऐसे लिख दो, मीटर सेकंड माइनस 2 या मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मर्जी आपकी। ये SI यूनिट है। और एक्सेलरेशन भी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। और हर वेक्टर की एक डायरेक्शन होती है। इसकी डायरेक्शन होती है अलोंग द फोर्स। जहां फोर्स लगाओगे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होगी। देखो आप इस मार्कर को ऊपर फेंको, धरती माता का फोर्स कहां है? नीचे। धरती माता का फोर्स कहां है? नीचे। और आपको पता है एक्सेलरेशन भी नीचे है। जहां पर फोर्स लगती है, अगर आप ऊपर लगा रहे हो, फोर्स ऊपर लगा रहे हो आप, तो आपका एक्सेलरेशन ऊपर है। धरती नीचे फोर्स लगा रही है, तो अर्थ का एक्सेलरेशन नीचे है। जहां पर फोर्स होगा एक्सेलरेशन की वही डायरेक्शन होगी। ये वेक्टर क्वांटिटी है, SI यूनिट मीटर पर सेकंड है। इसको नोट डाउन करें आप। अब आप देखिए, जो आपका एक्सेलरेशन है उसको भी हम इसी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अब एक्सेलरेशन, इसको नोट डाउन करें। अब मैं एक्सेलरेशन के लिए कर रहा हूं। एक्सेलरेशन भी आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं। एक्सेलरेशन क्या हो सकता है? आपका जीरो हो सकता है, जीरो एक्सेलरेशन हो सकता है। क्लियर है? इसमें v इक्वल टू यू। अगर जीरो एक्सेलरेशन है तो v और u बराबर होगा। क्लियर है? इसके बाद एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, तो उसमें इंक्रीजिंग हो। इंक्रीजिंग ना बोल के आप एक्सेलरेशन को वेरिएबल में एक तो पॉजिटिव बोल दो। पॉजिटिव एक्सेलरेशन है आपके पास, यानी बढ़ रहे हो आप, पॉजिटिव बढ़ रहे हो। और पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा तो सिंपली फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होगी, इनिशियल वेलोसिटी कम होगी, और वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी पॉजिटिव एक्सेलरेशन में। ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन दो तरीके के हो सकते हैं, कांस्टेंट और यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। वही बताया, बराबर से बढ़े तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बढ़ने का तरीका फिक्स ना हो तो वेरिएबल, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन, अब एक नेगेटिव एक्सेलरेशन भी होता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब आपने ब्रेक लगा दी, इसी को हम लोग रिटार्डेशन भी कहते हैं, रिटार्डेशन या डिसेलेरेशन। स्पीड कम होती है इसमें, पहले स्पीड ज्यादा होगी, ब्रेक लगाई स्पीड कम हो जाएगी, वेलोसिटी डिक्रीज होती है इसमें। अब डिक्रीज करने के भी दो तरीके हैं, या तो आप एक कांस्टेंट तरीके से डिक्रीज करो, पहले थोड़ा फिर थोड़ा, बराबर हिस्से में, बराबर। मान लो आपकी स्पीड 20 थी, 1 मिनट में आप उसको 18 लाए, फिर अगले 1 मिनट में आप उसको 16 लाए, फिर अगले 1 मिनट में आप उसको 14 लाए। ये बराबर रेट है। पर आप 20 से चल रहे हो, अचानक आपने 20 से 18 कर दिया, फिर अगले मिनट में आपने 20 से 15 कर दिया। ये नॉन यूनिफॉर्म तरीका है।
तो ये ध्यान रखें, आप बढ़ा भी यूनिफॉर्म तरीके से कर सकते हो, घटा भी यूनिफॉर्म तरीके से कर सकते हो। बढ़ा भी सकते हो नॉन यूनिफॉर्म तरीके से और घटा भी नॉन यूनिफॉर्म तरीके से करते हो। तो ये एक्सेलरेशन है आपका, कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव वेरिएबल हो सकता है, जीरो हो सकता है, और एक्सेलरेशन कांस्टेंट भी हो सकता है। याद रखना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी हो सकता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। वो ऐसे ही कांस्टेंट रेट से बढ़े, जो है वो है, बढ़े ना बिल्कुल। क्लियर है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहे, 5 है तो थ्रू आउट द मोशन 5 रहे। तो इसको नोट डाउन करो स्क्रीन को पॉज करके। और अब हम अपने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं, जिस टॉपिक को हम कहते हैं पोजीशन टाइम या वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोशन का, जिसको हम ग्राफ कहते हैं। आप कहोगे सर आप हर टॉपिक को इंपॉर्टेंट कहते हो। बेटा फिजिक्स में हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इफ यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरी टॉपिक। तो हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सीरियसली ले, कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछिए। तो ग्राफ के बारे में हम अब पढ़ते हैं कि ग्राफ होता क्या है। ग्राफ what is graph? It is a diagram. It is a diagram, shows relation between two quantities. नॉर्मल डायग्राम नहीं होता, दो क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन शो करता है ग्राफ। कौन सी बढ़ रही है, कौन सी घट रही है। ये जब भी हम ग्राफ को पढ़ेंगे, जब भी हमें ग्राफ को पढ़ते समय एक इंपॉर्टेंट टर्म को पढ़ना पड़ेगा, स्लोप। स्लोप, और इस स्लोप को अगर हमें पढ़ना है तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा। मान लो एक लाइन है ऐसे, ये लाइन, और ये लाइन ये ऐसे जा रही है, और यहां पर एंगल बना रही है थीटा। एंगल 30 आप लेते हैं ना, 30, 40, 50, 60, उसको एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम थीटा यूज कर रहे हैं। ए बी सी भी यूज कर सकते थे, पर थीटा यूज किया। और ये हमारे पास एक लाइन है, इसमें दो पॉइंट है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया इसके पैरेलल, और यहाँ 90 का एंगल बना दिया, जानते हो ये भी थीटा होगा। ये जो ए पॉइंट है इसका नाम मैं लिख रहा हूं x1 y1, और बी पॉइंट का नाम लिख रहा हूं x2 y2। इसका क्या मतलब है, देखो ये x1 है, इसका मतलब यहां से ये वाला डिस्टेंस है x1, और यहां से ये वाली हाइट कितनी है y1। इस पॉइंट यहां से यहां तक ये x और ये y 1 1। इसके लिए ये है तो ये वाली हाइट कितनी होगी y2, और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा x2। यहां से तभी तो कोऑर्डिनेट नहीं। ये ए और बी था, इसको मैं सी मान रहा हूं, और मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं tan थीटा। tan थीटा, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि BC बाय AC। ये आपने मैथमेटिक्स में नहीं पढ़ा होगा, मैं आपको थोड़ा सा इसका हिंट दे दूं। सपोज करो आपके पास एक ट्रायंगल है, ये A, ये B और ये C, ये, और ये थीटा एंगल है। तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, और ये हाइपोटेन्यूज है। आप एक फॉर्मूला याद रखना ट्रिग्नोमेट्री, जो आपको 10th में पढ़ना है। अगर मैं tan थीटा की बात करूं तो ये परपेंडिकुलर और अपॉन बेस, इसका रेशियो होता है। अगर मैं sin थीटा की बात करूं तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है, और अगर मैं cos थीटा की बात करूं तो ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है। इनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी इसको डिवाइड कर देंगे। ये आप लिख लें, ध्यान रख लें, क्योंकि इसकी जरूरत हमें पड़ती है। तो वही मैंने किया, परपेंडिकुलर मतलब BC। अब आप देखो BC कैसे है,
ये पूरा y2 है और इतना y1 है, तो BC की जगह क्या लिख सकते हो आप, y2 माइनस y1, और AC की जगह क्या लिख सकते हो आप, x2 माइनस x1। तो tan थीटा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, और इसी को हम स्लोप कहते हैं। एक्चुअल में स्लोप का मतलब होता है झुकाव। कोई लाइन कितनी झुकी हुई है उसको हम स्लोप कहते हैं, स्लोप। तो ये ध्यान रखें, ये स्लोप है, यानी स्लोप का मतलब अगर कोई स्लोप पूछे, इट इज टेनाजेंट, it is tangent of angle of inclination with positive direction of x-axis। याद रखो। और स्लोप को समझने के लिए आप मेरी वीडियो में, मेरी जो वीडियोस हैं उसमें एक वीडियो है मैथमेटिकल टूल्स, मैथमेटिकल टूल्स के नाम से, मैथमेटिकल टूल्स लेक्चर 1, पहला लेक्चर। आप इसको देखिए, आपको स्लोप का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। मैथमेटिकल टूल्स 1 पूरा अच्छी तरीके से, वैसे मैंने स्लोप यहां भी बताया आपको और ये आपको याद रखना है, पर मैथमेटिकल टूल्स 1 अगर आप देख लेंगे तो आपको स्लोप का बहुत अंदाजा मिल जाएगा। तो आप ध्यान रखें, मैं आपको फिर भी यहां शॉर्टकट में बता रहा हूं। अगर ये मेरे पास y है, ये मेरे पास x है, और एक लाइन ऐसे जा रही है, आप देखो इसका एंगल ऐसे है, ये ऐसे ना जाके अगर ये यहां से थोड़ा एंगल और बढ़ा ले, देखो आप ये एंगल थोड़ा और बड़ा होगा तो ये ऐसे जा सकता था, ये थोड़ा एंगल और बढ़ा ले तो ये ऐसे जा सकता था। और अगर इन पॉइंट्स को आप जोड़ दो तो आप क्या देख रहे हो, ये ऐसे शेप बनी है। यानी जब भी आपको शेप ऐसे मिले आप क्या समझोगे कि ये इंक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ है। यानी ऐसे देखो, मेरे दो हाथों के बीच का एंगल, जब मैं ऐसे बढ़ा रहा हूं उसका मतलब एंगल बढ़ रहा है, और एंगल बढ़ रहा है इसका मतलब स्लोप बढ़ रहा है। यानी जो भी लाइन, स्लोप का मतलब ये ढलान होता है, यानी जब भी ऐसे करके ग्राफ जाए, ऐसे ऐसे देखो, ये ऐसे था, अब ये ऐसे बढ़ रहा है, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग स्लोप। जब भी ग्राफ की शेप ऐसे आए तो आप समझना कि ये इंक्रीजिंग स्लोप है। अब देखो यहां से अगर कोई ऐसे करके ऐसे जाए तो ये डिक्रीजिंग स्लोप है। यानी जब भी आपको ग्राफ ऐसे मिले, ये क्या है, डिक्रीजिंग स्लोप। और जब भी आपको ग्राफ ऐसे मिले, ये कांस्टेंट स्लोप है, कांस्टेंट स्लोप। तो आपको ध्यान रखना है, जब ऐसे मिले तो स्लोप इंक्रीज हो रहा है, जब ऐसे मिले तो स्लोप डिक्रीज हो रहा है, और जब ऐसे हो, ये एंगल एक ही एंगल हो, कांस्टेंट हो, तो ये कांस्टेंट स्लोप है। अब स्लोप तो हमने ये पढ़ा, आपको अगर सर स्लोप तो आपने ये बताया, हमें तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी नहीं है। फिजिक्स में हम स्लोप का क्या मतलब समझे? आप फिजिक्स में याद रखिए, इन फिजिक्स स्लोप निकालने का मतलब है क्वांटिटी इन y एक्सिस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी इन x एक्सिस। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें आप। फिजिक्स में जब आपसे स्लोप पूछेगा तो आप जो y एक्सिस की क्वांटिटी है और जो x एक्सिस की क्वांटिटी है, दोनों को डिवाइड कर दो, आपको पता चल जाएगा कि आपके ग्राफ का स्लोप क्या कहता है। स्लोप का एक्चुअल मीनिंग ये है, पर फिजिक्स में स्लोप समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि स्लोप आपसे कुछ कहता है। क्या कहता है? कि मैं क्या हूं। जैसे समझना, आप इसको रब करो और मैं यहां समझाता हूं आपको। देखिए, जैसे सपोज करो
मैं यहां पर डिस्टेंस दे रहा हूं आपको और यहां टाइम दे रहा हूं। शेप चाहे ऐसे हो, चाहे शेप ऐसे हो, चाहे शेप ऐसे हो, शेप से आपको कोई लेना देना नहीं। मैं पूछूं इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, तो आप सिंपल ये देखोगे, वाई एक्सिस में क्या है भाई, डिस्टेंस, और इसको किससे डिवाइड कर दोगे, टाइम से। ओहो, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड, यानी डिस्टेंस टाइम का जो ग्राफ बनेगा, शेप कैसी भी हो, उसका स्लोप क्या होगा, स्पीड। दूसरा देखें, अगर मैं यहां पर डिस्प्लेसमेंट दे दूं और यहां टाइम दे दूं, शेप फिर से कोई मैटर नहीं करती, शेप कैसी भी हो, डजंट मैटर। आपसे मैं पूछूं उसका स्लोप क्या होगा, तो आप बिना कुछ देखे हुए एक तरफ क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट, और दूसरी तरफ टाइम। आप कहोगे सर वेलोसिटी है ये, सिंपल। तीसरा देखो, अगर मैं आपको यहां पर वेलोसिटी दे दूं और यहां टाइम दे दूं, शेप मैं दे रहा हूं इस बार ऐसे, मैंने बोला था शेप को भूल जाओ, वेलोसिटी और टाइम, इसका मैं स्लोप पूछूं, आप कहोगे सर वेलोसिटी बाय टाइम, और आपको पता है वेलोसिटी बाय टाइम एक्सेलरेशन होगा। तो आई होप कि आपको ये स्लोप का इंपॉर्टेंस पता चल गया होगा कि फिजिक्स में स्लोप निकालने के लिए वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और शेप चाहे कोई भी हो, स्लोप निकालने के लिए इन दोनों को डिवाइड करते हैं और देखते हैं क्या मिल रहा है। जैसे यहाँ स्पीड मिल रहा है, यहाँ वेलोसिटी मिल रही है, यहाँ एक्सेलरेशन मिल रहा है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए ग्राफिकल वेरिएशन और इक्वेशंस ऑफ मोशन का प्रूफ कराएंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखें, इसके नोट्स बनाएं, प्रिपेयर करें, अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में डालें। थैंक यू।